नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। मूड मीटर की पहली स्टोरी में हम आज आपको बताएंगे कि कल नागपुर में हुई हिंसा का संभल और दिल्ली दंगों से क्या कनेक्शन है। और मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से पीओके वापस लेने का एकदम राइट टाइम आ गया है। लेकिन सबसे पहले नागपुर हिंसा की संपूर्ण इनसाइड स्टोरी। तो नागपुर हिंसा में अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। शासन प्रशासन मिलकर नागपुर में शांति बहाली की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कल हिंसा की पहली तस्वीर आने से लेकर अभी इस वक्त तक ज्यादातर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि नागपुर में बवाल हुआ क्यों, आखिर नागपुर में हिंसा भड़की क्यों। और इस सवाल का सबसे आसान जवाब यह दिया जा रहा है कि नागपुर में कल दिन के वक्त विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन में बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले को जलाया और जिसके बाद नागपुर में तेजी से अफवाह फैल गई और बीएचपी के इस प्रोटेस्ट के खिलाफ नागपुर के मुसलमान अचानक से सड़कों पर उतर आए और देखते देखते मुसलमानों का ये प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। तो ये तो है नागपुर हिंसा का आसान वाला जवाब और विपक्ष को यही आसान वाला जवाब अच्छा लग रहा है क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स को भी यही सूट करता है। इसीलिए समूचा विपक्ष रट लगाए हुए है कि ना वीएचपी वालों ने प्रदर्शन किया होता और ना नागपुर में हिंसा भड़कती। हिंसा को लेकर ये जो आसान वजह बताई जा रही है, समझाई जा रही है, इसकी पोल अभी आपके सामने मैं खोलूंगा। लेकिन पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और ये वो सवाल हैं जो नागपुर हिंसा को जस्टिफाई करने की जो कोशिश हो रही है उससे उठ रहे हैं। औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन होता है तो नागपुर में मुसलमान सड़क पर उतर आते हैं, आग लगाते हैं, बवाल काटते हैं। तो क्या ये दंगाई उस आक्रांता औरंगजेब के सिपाही हैं जिसने छत्रपति संभाजी की को तड़पा तड़पा कर उनकी हत्या की? क्या ये उस औरंगजेब के सिपाही हैं लोग? औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश से इन कट्टरपंथियों के सीने पर सांप क्यों लौट रहा? हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाने वाले शासक उस हमलावर को मुसलमान अपना रिश्ता उससे क्यों जोड़ रहे हैं? जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, जो इतिहास का खलनायक है, उस औरंगजेब को नायक बनाने की कोशिश क्यों की जा रही? जाहिर है कि विपक्ष ऐसे सवालों को सांप्रदायिक बताकर खारिज कर देगा क्योंकि असल में पूरा लॉजिक ही बोगस और बकवास है कि बीएचपी के प्रोटेस्ट की वजह से नागपुर में अचानक से हिंसा भड़क उठी। नागपुर हिंसा न तो अचानक हुई और ना ही इसका बीएचपी के प्रोटेस्ट से कोई लेना देना। तो कोई पूछे कि अचानक नागपुर में हिंसा भड़की क्यों फिर? तो इसका पहला जवाब यह है कि नागपुर में हिंसा अचानक नहीं बढ़ी बल्कि एक कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश थी। और इस जिहादी साजिश के एक एक सबूत मैं आज आपके सामने दिखाऊंगा। पहले इस हिंसा का एक दूसरा एंगल समझिए। नागपुर हिंसा का कनेक्शन सिर्फ औरंगजेब से नहीं है बल्कि वक्फ बिल के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन से भी है। जो लोग हिंसा की जगह बीएचपी के प्रोटेस्ट में जिसकी वजह को बीएचपी के प्रोटेस्ट में खोज रहे हैं, उन्हें कल जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी देखनी चाहिए और वहां जो तकरीरें की गई, जो बयान दिए गए, उनको भी गौर से सुनना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मरने मारने तक की बातें हो रही थी। दिल्ली से नागपुर को ललकारा गया था और शाम ढलते ढलते उसका असर दिखाई देने लगा। कल जंतर मंतर की कुछ जरा बाइट्स सुनिए, कुछ बयान सुनिए जो वहां पर दिए गए। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि ये जो पूरी हिंसा हुई है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है। बस एनफ, बहुत हो गया।
तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। इसका मशहूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। जगदम्बा पाल साहब को आप ये खबर दे दीजिए कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका। जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे। और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। तो कल जो जंतर मंतर पे एक्शन हुआ, असल में नागपुर में जो हुआ उसका रिएक्शन था। वक्फ बिल के खिलाफ जो जहर जंतर मंतर पर उगला गया, उसका असर नागपुर में दिखा। अब नागपुर हमले का एक तीसरा एंगल भी समझिए। हिंसा नागपुर में ही क्यों हुई, जबकि औरंगजेब को लेकर प्रदर्शन तो महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों में हुआ था। यहां तक कि संभाजी नगर, जहां औरंगजेब की कब्र है, वहां भी प्रदर्शन हुए, लेकिन हिंसा वहां नहीं हुई। हिंसा नागपुर में हुई क्योंकि इसके जरिए कट्टरपंथी दंगाई एक साथ कई मैसेज देना चाहते। नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का हेडक्वार्टर है, और यह हिंसा नागपुर के जिस महाल इलाके में हुई, उसी महाल इलाके में संघ का मुख्यालय भी। फिर नागपुर खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्षेत्र है। ऐसे में इस हिंसा को संघ और सत्ता, महाराष्ट्र की सत्ता, दोनों को चुनौती की तरह देखा जा रहा है। नागपुर हिंसा को पिछले दिनों हुई संभल हिंसा से भी समझने की कोशिश करिए। अभी कुछ दिन पहले ही संभल में इसी तरीके से भीड़ निकली, हिंसा हुई थी, पुलिस पर हमला हुआ था और कहा गया कि यह सर्वे के खिलाफ अचानक उठी गुस्से की लहर थी। लेकिन जब योगी सरकार ने पड़ताल की तो पता चला कि संभल में आग लगाने की साजिश तो बहुत पहले से हो रही थी। पाकिस्तान तक से कारतूस मंगाए गए थे। नागपुर में भी संभल वाला ही प्रयोग दिख रहा है। नागपुर हिंसा को दिल्ली दंगे के पैटर्न से भी समझिए। दिल्ली में साल 2020 में सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो अचानक हिंसक हो गया। जब दिल्ली में दंगे हुए, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे, और कल के दिन न्यूजीलैंड के पीएम, अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गब्बार्ड और कूटनीति के बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में जमे हुए थे, क्योंकि दिल्ली में रायसीना डायलॉग चल रहा है। यानी कट्टरपंथियों ने दुनिया के सामने फिर एक बार भारत की छवि बनाने की कोशिश की कि यहां इस देश में बहुत सांप्रदायिक दंगे होते हैं और यहां का माहौल बहुत खराब है। नागपुर हिंसा की टाइमिंग से जुड़ा एक और एंगल है। कल ही खबर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को नागपुर जा सकते हैं। वहां पीएम मोदी केशव आई हॉस्पिटल एंड कॉलेज की आधारशिला रखने वाले हैं, और आरएसएस मुख्यालय जाने का भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का है, ऐसा बताया जा रहा है। मोहन भागवत से मुलाकात भी होने वाली, और देख लीजिए कि दिन में ही खबर आई और शाम होते होते कट्टरपंथियों ने सड़क पर उत्पात मचा दिया। लेकिन कट्टरपंथी शायद ये भूल गए कि ये तकनीक का दौर है। आज जब 66 करोड़ श्रद्धालु वाले महाकुंभ में एक एक श्रद्धालु के चेहरे को कैमरे पकड़ रहे हैं, तब यहां चंद कट्टरपंथी कैसे बच सकते? नागपुर हिंसा पूरी तरीके से प्री प्लान्ड थी, एक साजिश थी। उसके एक नहीं, आपको मैं 10 सबूत दिखाता हूं। और पहला सबूत यह है कि नागपुर के बीजेपी के विधायक परवीन दटके का एक बयान है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंसा के दौरान सिर्फ हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाया गया। जिस गली में हिंदू मुस्लिम दोनों वर्ग के लोग रोजाना गाड़ियां खड़ी करते थे, वहां हिंसा वाले दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गाड़ियां नहीं खड़ी की थी गली में। ऐसे में माना जा रहा है कि हिंसा की पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी और सबको इस बात की खबर थी। एक बार विधायक का बयान सुनिए पहले। जितनी गाड़ियां फूटी होंगी वो सारी हिंदुओं की है, उसमें एक भी मुस्लिम बांधवों की गाड़ी नहीं है। अभी मैं हंसापुरी से जाके आया, उस रास्ते पर रोज हिंदू और मुस्लिम बांधवों की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। कल मुस्लिम बांधवों की गाड़ी पार्क नहीं थी वहां, इसका मतलब ये वेल प्लान्ड है। तो नागपुर हिंसा एक सोची समझी साजिश थी, ऐसी साजिश जो लंबे वक्त से रची जा रही थी। उसका दूसरा सबूत देखिए।
हिंसा से प्रभावित इलाकों के लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन ने भी यह दावा किया है कि हमलावरों में ज्यादातर तादाद ऐसे लोगों की थी जो लोकल नहीं थे, यानी हिंसा के लिए उन्हें खास तौर से बाहर से बुलाया गया था। और इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है कि बीएचपी के प्रोटेस्ट के बाद सड़क पर स्थानीय मुसलमान अचानक नहीं उतरे थे, बल्कि पहले से उनकी प्लानिंग थी और बाहर से लोगों को इसके लिए बुला लिया गया। इस दावे से जुड़े कुछ बयान सुनिए जरा। इसमें कई लोग बाहर से आए थे, ऐसा पुलिस का कहना है, वहाँ के लोगों का कहना है। और वो पत्थर तो फेंके ही, हथियार भी चलाए, लेकिन पेट्रोल बम भी फेंके। पेट्रोल बम बनाना ये तो पूरी तरह ऐसे तुरंत होता नहीं, तो ये पूरी साजिश है। और ये साजिश नाकाम करने के लिए पुलिस जाती है, पुलिस पर हमला होता है। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नागपुर हिंसा की साजिश का एक और सबूत देखिए। संभल की तरह नागपुर में भी हमले से पहले सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा गया और उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया। टूटे और जले हुए सीसीटीवी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। साजिश को लेकर पांचवां सबूत यह है कि हमलावरों के पास ऐसे हथियार थे कि वो अचानक से नहीं आ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि अचानक भड़की हिंसा के दौरान हमलावरों के पास एक से एक घातक हथियार निकल आए? और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हमले के दौरान किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में बड़े बड़े चाकू हैं। नागपुर के डीसीपी निकेतन कदम तो यह भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया, यानी एक खून खराबा करने की पूरी तैयारी थी और एक मकसद के साथ लोग सड़क पर उतरे थे। अब आपको नागपुर के कुछ पीड़ितों के बयान सुनवाते हैं, जो साफ साफ कह रहे हैं कि चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया और इसके लिए उन्होंने बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की। जिन कारों पर ओम, स्वास्तिक या देवी देवता की मूर्तियां दिखी, उन गाड़ियों को ही तोड़ा गया और जलाया गया। इसके अलावा कट्टरपंथियों को यह भी पता था कि किस बिल्डिंग में किस फ्लोर पर हिंदू रहते हैं। अगर किसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कोई हिंदू घर था तो उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी और उन्होंने वहां पत्थरों से हमला किया। यानी मोहल्ले भी चिन्हित थे, गलियां भी चिन्हित थी और घर भी पहले से चिन्हित थे कि किसको टारगेट करना है, कहां हमला करना है। सुनिए ऐसे दो सनसनीखेज दावे। जो हिंदू लोग हैं, जैसे गाड़ी पे श्री राम जी लिखा रहता हो, तो उनके गाड़ी को टारगेट बनाया उन्होंने। जी मतलब जैसे बताइए। वो बता देना। हाँ, गणपति का क्या बताए थे? जैसा गणपति का चित्र है, कार पे है, तो उनको मालूम है हिंदू की गाड़ी है करके, तो फोड़ी है। तो उनके यहाँ की एक भी कार नहीं टूटी गई, रास्ते पे गाड़ी है, लेकिन जहाँ पर ये गली में जो हिंदू के नाम लिखे हैं, श्री राम लिखा है या कुछ स्वस्तिक निकाला है, वही गाड़ी फोड़ी गई। तो नागपुर हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस जिस डायरेक्शन में जांच कर रही है, उससे भी अंदाजा मिलता है कि ये बड़ी साजिश थी। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और वीडियो से पहचान तो चल ही रही है, साथ के साथ साइबर पुलिस 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है, जहां से अफवाह फैलाई गई। यह तो प्रशासन के लेवल पर कार्रवाई की बात हो रही है। महाराष्ट्र सरकार भी नागपुर हिंसा को प्री प्लान्ड साजिश बता रही है। खुद सीएम इसी ओर इशारा कर रहे हैं। जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष्य करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडीने वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। तो जिन सबूतों के आधार पर महाराष्ट्र सरकार बता रही है कि नागपुर में साजिश करके हिंसा की गई है, प्री प्लान्ड हिंसा थी,
ये उस दावे की तस्दीक करती तस्वीरें। देख लीजिए जरा, हिंसा वाली जगह से पूरा ट्रक भरकर पत्थर मिला। ये वही ट्रक है जो नागपुर में बवालियों ने चलाया और इन्हीं में पत्थर भरकर लाए गए और हिंदुओं के घरों पर हमला हुआ। तो क्या हर उत्पाती के हाथ में ये पत्थर अचानक से चला गया और ये ट्रक भर के पत्थर अचानक से आ गए? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये पत्थर पहले से जुटाए गए और फिर चलाए गए। लेकिन साजिश के 10 सबूत भी आपके सामने रख दें, तब भी ओवैसी जैसे नेता हिंसा को जायज ठहराने के लिए बहाने खोजने में लगे रहते। एक बार उनको भी सुनिए। आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। तो महाराष्ट्र सरकार बार बार कह रही है कि अफवाह मत फैलाइए, लेकिन बैरिस्टर सांसद ओवैसी अफवाह फैलाने के मिशन में जुटे हुए, वो भी संसद परिसर में खड़े होकर। ओवैसी खुद कह रहे हैं कि पहले शिकायत की गई, तो फिर जिन्होंने शिकायत की उन्होंने प्रशासन के एक्शन का इंतजार क्यों नहीं किया? और किसी ने कानून तोड़ा भी है, किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई भी है, तो यह हक किसी दंगाई को नहीं मिल जाता कि वो नागपुर को जला दे। क्या यही लोकतंत्र है? एक बार आपको यह भी देखना चाहिए कि कल जब पूरे महाराष्ट्र में वीएचपी और बजरंग दल के लोग औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या उन्होंने किसी गाड़ी को आग के हवाले किया? किसी मस्जिद पर पत्थर चलाई? किसी मुस्लिम को निशाना बनाया, टारगेट किया? नहीं किया ना। कहीं आग नहीं लगाई ना। उन्होंने प्रदर्शन किया, मार्च निकाला, नारेबाजी की और घर लौट गए। औरंगजेब की तस्वीर को आग लगाई। तो भाई एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अगर पुतले को आग लगाई गई सिंबॉलिक तरीके से, तो ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। कई दशकों से इस देश में इसी तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर गलती से किसी ने किसी की धार्मिक भावना को ठेस भी पहुंचाई, तो उसके बदले में आप शहर में दंगा नहीं कर सकते ना। उसका जवाब हिंसा से नहीं दे सकते ना। उसका जवाब भी यह होगा कि आप जाकर के पुलिस में कंप्लेन करें और इंतजार करें कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और जब कार्रवाई नहीं होती है तो आप कोर्ट जाएं, आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें। आपको हिंसा करने की इजाजत कोई नहीं देता। घर से निकलते ही पत्थर, कुल्हाड़ी, तलवार, नकाब, माचिस सब कुछ जुटा लें और सड़कों पे दंगे करना शुरू कर दें आप। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आपको सिस्टम पर भरोसा नहीं, कानून पर भरोसा नहीं। खैर, ऐसे उत्पातियों का उपचार शुरू हो चुका है।